हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीए एग्ज़ाम हब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी एवं प्रशासनिक संरचना। तो अगर आप यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी या पेट और यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल या आरओ जैसे किसी भी प्रतिष्ठित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस सेशन में हम उत्तर प्रदेश की राजधानी एवं प्रशासनिक संरचना को पूरी गहराई से साथ समझेंगे। इसमें आपको संपूर्ण व्याख्या, परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण फैक्ट और उसके साथ ही एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का यह शानदार सेशन शुरू करते हैं। तो आज के देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि आज के इस वीडियो में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमारा एजेंडा क्या रहेगा। हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक ऐतिहासिक भौगोलिक परिचय जानेंगे। इसके बाद लखनऊ की जो जीवनदायिनी जो गोमती नदी और यहाँ की जो सांस्कृतिक जो पहचान पर चर्चा करेंगे। और फिर हम राज्य के जो प्रशासनिक ढांचे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और हमारा विधानमंडल जो यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, न्यायपालिका और जिला प्रशासन को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में हम प्रतियोगी जो उपयोगी जो प्रश्न रहेंगे एमसीक्यू भी हल करेंगे, ताकि आपका पूरा टॉपिक यहीं पूरा पक्का हो जाए। आपको पता चल जाए कि जो हमने पढ़ा उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं जो हमारे प्रदेश की राजधानी से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यह केवल एक शहर नहीं बल्कि हमारे राज्य का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है। राज्य सरकार के जितने भी प्रमुख कार्यालय हैं वो सब यहीं पर स्थित हैं। यहाँ तक कि कानून बनाने वाली जो हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद भी लखनऊ में स्थित है। और प्रशासनिक महत्व के अलावा लखनऊ की एक बहुत ही प्रसिद्ध जो समृद्ध ऐतिहासिक पहचान है। यह हमारी ऐतिहासिक इमारतों, जो नायाब जो स्थापत्य, जो कला और उसे मतलब उस गंगा जमुना जो तहजीब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जो अवध की संस्कृति का मुख्य प्रतीक मानी जाती है। लखनऊ की भौगोलिक स्थिति के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो अब जरा लखनऊ की भौगोलिक स्थिति पर नज़र डालते हैं। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के जो बिल्कुल मध्य भाग में स्थित एक बहुत ही शानदार शहर है। एग्जाम में कई बार सीधे तौर पर नदियों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। गोमती नदी इस शहर की जो खूबसूरती और इसके जो इतिहास का एक अहम हिस्सा है। एग्जाम में अगर सवाल आए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका सीधा और सटीक जवाब होना चाहिए गोमती नदी। लखनऊ के प्रसिद्ध नाम एवं पहचान। दोस्तों, लखनऊ को कई उपनामों से भी जाना जाता है और एग्जाम में अक्सर उस शहरों के जो उपनाम से प्रश्न बनते हैं। जैसे लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और यह शहर अपनी जो तहजीब और अदब, अपने शिष्टाचार और जो नफासत के लिए जाना जाता है। तो हस्तशिल्प की बात करें तो यहाँ की जो चिकनकारी जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और अगर हम कृषि और बागवानी की बात करें तो मलिहाबाद का दशहरी आम तो आप सभी ने खाया ही होगा, जिसे जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें भी जो स्थापत्य का एक बेजोड़ संगम है। तो आपको मुख्य रूप से क्या याद रखना है, लखनऊ का मतलब है अवध की संस्कृति, बेहतरीन तहजीब, चिकनकारी और अद्भुत संगम। लखनऊ और अवध का संबंध। तो अब आइए अब लखनऊ और अवध के ऐतिहासिक संबंध को समझते हैं। ऐतिहासिक मतलब कि ऐतिहासिक रूप से लखनऊ हमेशा से अवध क्षेत्र का मुख्य केंद्र रहा है। और जब यहाँ के अवध के नवाबों का शासन था, तब इस शहर का जो विशेष और जो सर्वांगीण विकास हुआ। नवाबों के इसी काल में लखनऊ को अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान मिली, जिसे आज हम लखनवी संगीत, कथक नृत्य, साहित्य और अपने खास जो लखनवी खान पान के रूप में देखते हैं। और स्थापत्य कला हो या साहित्य, हर क्षेत्र में नवाबी कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लखनऊ का ऐतिहासिक लखनऊ की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें। तो जब अब जिस स्लाइड पर हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से आपको यूपी पीएससी या आरओ के एग्जाम में कई बार मिलान करने वाले जो मैच द फॉलोइंग प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़ा इमामबाड़ा की, तो जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। और इसका निर्माण नवाब जो अस्फुद्दौला ने करवाया था, यह नाम जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आता है छोटा इमामबाड़ा, जिसे मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। और फिर उसके बाद रूमी दरवाज़ा, जो कि लखनवी स्थापत्य का एक प्रमुख प्रतीक है। इसे अक्सर लखनऊ की पहचान के रूप में दिखाया जाता है। और इसके अलावा ब्रिटिश रेजिडेंसी का संबंध 1857 की
जो महान क्रांति से हैं और नवाबी जो शताब्दी के जो ऐतिहासिक धरोहर दिलकुशा पैलेस के और नवाबों का ऐतिहासिक जो महल छतर मंजिल भी लखनऊ की शान बढ़ाते हैं। इन सभी इमारतों के नाम और निर्माता आपको अच्छे से याद रखने होते हैं, तो इसे याद रखिएगा आप। अब आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना पर। दोस्तों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद अब हम देखते हैं आज के सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक पर, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। किसी भी राज्य में जो शासन और प्रशासन के सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य रूप से 3 स्तंभ होते हैं। पहला क्या है? पहला है कार्यपालिका। तो पहला कार्यपालिका हमने देख लिया, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री आते हैं। दूसरा है विधानमंडल, तो जिसका काम कानून बनाना है। और तीसरा है न्यायपालिका, जो न्याय और व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। तो आइए इन तीनों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला देखते हैं संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। तो जो हमारे प्रशासनिक ढांचे में सबसे पहला और सर्वोच्च पद है राज्यपाल, गवर्नर का। तो राज्यपाल किसी भी राज्य के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो राज्यपाल की जो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और आपको यह भी बात हमेशा याद रखनी है कि राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। और राज्य का जितना भी प्रशासन है, जितने भी सरकारी काम है, वो सभी आधिकारिक तौर पर राज्यपाल के नाम से ही चलाए जाते हैं। राज्यपाल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से राज्यपाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को आपको याद रखने होते हैं। पहली बात, इनके जो संवैधानिक स्थिति, ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रथम नागरिक होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्यतः यह 5 वर्ष का होता है, लेकिन एग्जाम में जो शब्द आपको ऑप्शन में मिलेगा वो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। तो यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो इनका कार्य संचालन संविधान और राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार होता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में फैक्ट है कि दोस्तों, इसे अपने नोट में जरूर मार्क करके रखिएगा। वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री। तो आगे देखते हैं इसमें वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन सत्ता की असली चाबी किसके पास होती है? तो वो होती है मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के वास्तविक जो कार्यपालिका प्रमुख होते हैं और इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। चयन की प्रक्रिया बहुत ही स्पष्ट है। विधानसभा चुनाव में जिस भी दल या जो गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, उसके नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं। और राज्य सरकार की जितनी भी नीतियाँ बनती हैं, उनका निर्धारण और उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने की जो प्रमुख जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो मुख्यमंत्री अकेले काम नहीं करते, उनके साथ पूरी एक टीम होती है, जिसे मंत्रिपरिषद, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह मंत्रिपरिषद काम करती है और राज्य सरकार के सभी नीतियाँ और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है। तो अगर हमें इसे एक लाइन में समझें तो राज्यपाल हमारे जो संवैधानिक प्रमुख हैं और मुख्यमंत्री जो अपनी मंत्रिपरिषद के साथ हमारे वास्तविक प्रमुख हैं। तो यह अंतर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल। तो अब आते हैं कानून बनाने वाली संस्था यानी विधानमंडल पर। दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में जो 2 सदनी विधानसभा है। 2 सदनी का मतलब है यहाँ की 2 सदन काम करते हैं। पहला सदन है विधानसभा, जो कि निचला सदन लोअर हाउस है। दूसरा सदन है विधान परिषद, जो कि उच्च सदन अपर हाउस है। यानी कि आप जो विधानसभा जहाँ एमएलए बैठते हैं और विधान परिषद जहाँ एमएलसी बैठते हैं, इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। यूपी लेजिस्लेचर। उत्तर प्रदेश विधानसभा असेंबली। इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा असेंबली। इसमें आप दोस्तों चलिए विधानसभा को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसमें देख सकते हैं आपकी विधानसभा राज्य विधानमंडल का निचला सदन है और इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें हम विधायक या एमएलए कहते हैं। और इनका जो निर्वाचन कैसे होता है, तो विधानसभा के जो सदस्य प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे जनता द्वारा वोट देकर उन्हें चुने जाते हैं। इसलिए यह सदन जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे
शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सदन माना जाता है, क्योंकि यहाँ सीधे आपके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि बैठते हैं। विधानसभा के प्रमुख कार्य, तो विधानसभा के जो प्रमुख कार्य होते हैं, सबसे पहला काम है जो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना। दूसरा सबसे अहम काम है राज्य का बजट पारित करना, यानी वार्षिक जो वित्तीय विवरण पर चर्चा और उसे पास करना। इसके अलावा यहाँ जो विधायक मंत्रियों में सवाल पूछते हैं, जिससे सरकार की जवाबदेही तय होती है। यहाँ सरकारी योजनाओं और नीतियों की समीक्षा होती है। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ वह जगह है जहाँ जनता से अदब जुड़े मुद्दे और जो समस्याएं उठाई जाती हैं, ताकि कार्यपालिका यानी सरकार पर नियंत्रण रखा जा सके। विधान परिषद, इसमें देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं उच्च सदन यानी विधान परिषद की। तो विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है। तो दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछता है कि कौन सा सदन स्थायी है। तो याद रखिएगा कि विधान परिषद एक स्थायी सदन मतलब परमानेंट हाउस है। यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होता है। और यहाँ एक बहुत और ज़रूरी फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि पूरे भारत में केवल कुछ ही गिने चुने राज्यों में है जहाँ पर यह द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि विधान परिषद मौजूद है, और हमारा उत्तर प्रदेश उन प्रमुख राज्यों में से एक है। उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका, प्रशासन और कानून के बाद अब बारी आती है न्यायपालिका की। तो उत्तर प्रदेश की जो शीर्ष जो न्यायिक संस्था इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, और इसके लोकेशन को लेकर कई बार कंफ्यूजन होता है, तो इसे बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य जो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो प्रयागराज में स्थित है। और इसकी जो एक खंडपीठ है, बेंच है, वो राजधानी लखनऊ में है। तो हेडक्वार्टर प्रयागराज और बेंच लखनऊ। तो इसे अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। जिला प्रशासन, आपको इसे याद भी होगा। अगर आपको याद है सारी चीज़ें, एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से हमारे साथ। जिला प्रशासन, तो राज्य स्तर की बातें करें तो हमने अभी तक राज्य स्तर की बातें तो कर ली, लेकिन सरकार की जो नीतियाँ ज़मीन पर कैसे उतरती हैं, उसके लिए जिला प्रशासन काम करता है। तो राज्य प्रशासन के सभी नीतियों और कानूनों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने में सबसे जो अहम भूमिका जिला प्रशासन की होती है, और इसे पूरे ज़िले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है। जी हाँ, जिलाधिकारी यानी कि डीएम, मतलब कि पूरे ज़िले के प्रशासनिक जो बागडोर इन्हीं के हाथों में होती है। मंडल स्तर, तो दोस्तों कई बार ज़िलों को अकेले मैनेज करना मुश्किल होता है, इसलिए प्रशासन को और भी सुचारू रूप से बनाने के लिए जो मंडल व्यवस्था होती है, डिवीज़न बनाए गए हैं। तो जिला स्तर के ठीक ऊपर मंडल एक प्रशासनिक इकाई होती है, और एक मंडल के अंदर कई ज़िले शामिल होते हैं। तो इस मंडल का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसे मंडलायुक्त मतलब कि डिविजनल कमिश्नर कहते हैं। तो जो इनका मुख्य काम राज्य सरकार और उनके अधीन आने वाले सभी ज़िलों के बीच एक बेहतरीन समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित करना होता है। उत्तर प्रदेश प्रशासन का जो बेसिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसमें। तो इस स्लाइड में जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, या उत्तर प्रदेश प्रशासन का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। इसे अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, इससे आपको आसानी रहेगी एग्जाम में। तो सबसे ऊपर आता है हमारा राज्य, स्टेट। राज्य को बांटा गया है मंडलों में, डिवीज़न में। मंडलों के अंदर आते हैं ज़िले, डिस्ट्रिक्ट्स, और ज़िलों को प्रशासनिक सुविधा के लिए तहसीलों में बांटा जाता है। तहसीलों के नीचे आते हैं विकास खंड, ब्लॉक, और अंत में विकास खंड के अंदर आते हैं हमारे ग्राम, विलेज। प्रशासन का यही क्रम ऊपर से नीचे की ओर चलता रहता है। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रशासन की सबसे जो निचली लेकिन सबसे मजबूत इकाई है स्थानीय स्वशासन। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत है, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो वहीं शहरी क्षेत्रों में आबादी के हिसाब से 3 हिस्से हैं। जो क्षेत्र गाँव से शहर मतलब जो क्षेत्र गाँव से शहर बने रहे हैं, वहाँ पर नगर पंचायत, और जो छोटे शहरों मतलब छोटे शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद है, और बड़े महानगरों में नगर निगम काम करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण फैक्ट मैट्रिक्स। तो दोस्तों हमने जितना भी पढ़ा है उसका एक क्विक जो फैक्ट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो राजधानी कहाँ है? लखनऊ। जो लखनऊ के प्रमुख नदी गोमती नदी,
हमारे विधानमंडल का प्रकार कैसा है? द्विसदनीय है, मतलब विधानसभा प्लस विधान परिषद। उच्च न्यायालय का हेडक्वार्टर प्रयागराज। उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ। ये वो सवाल हैं जो एग्जाम में सीधे वन लाइनर के रूप में आते हैं। अब देख सकते हैं एग्जाम वन जो वन लाइनर क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण वन लाइनर का अभ्यास करते हैं। आप भी हमारे साथ इसका इस तरीके से उत्तर देते चलिए। इसका उत्तर तो आपको दिख ही रहा है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आप एक तरीके से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो राजधानी क्या है? लखनऊ है। यूपी के किस प्रकार का विधानमंडल है? द्विसदनीय है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती। यूपी विधानमंडल के 2 सदन कौन कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद। इस तरीके से इनको आप याद रख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पाँचवां इसमें देख सकते हैं राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। ये सारे हमने थ्योरी में भी ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरीके से जो हमने थ्योरी पढ़ा है उसी के बेस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको एक झलक दिखाई दे रही है इसमें। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यूपी उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे हो? ये सब रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, देख सकते हैं सारा सब कुछ। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आप देखकर इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहीं पर बनते हैं। देख सकते हैं इसमें भी क्विक रिवीजन के रूप में दिया है कि इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि सेशन को ख़त्म करने से पहले एक क्विक रिवीजन आप इसमें कर सकते हैं ताकि एकदम आपको सारा पक्का हो जाए। लखनऊ तो आप राजधानी तो आपको सबको पता रहती है, गोमती नदी लखनऊ की नदी। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय प्रयागराज और अंत में हाई कोर्ट की खंडपीठ जो लखनऊ। और या टेबल एग्जाम से ठीक से पहले आप रिवीजन कर सकते हैं, वैसे आपको सारा सब कुछ पता ही होगा। याद रखने की इसमें ट्रिक देख सकते हैं आप कि इसे पूरे स्ट्रक्चर को याद रखने का सबसे बहुत ही शानदार और सिंपल ट्रिक है। प्रशासनिक क्रम को बस इस एरो के साथ याद रखें। राज्य, मंडल, जिला, तहसील, ब्लॉक, ग्राम। शासन के प्रमुखों को इसमें इस तरीके से बांट सकते हैं कि राज्यपाल, संवैधानिक, मुख्यमंत्री, वास्तविक और अस्थाई स्थायी कह रहा हूँ, विधायी या विधायी हुए जो न्यायिक व्यवस्था को ऐसे याद रख सकते हैं। विधानसभा प्लस विधान परिषद कानून बनाने के लिए, और एससी जो प्रयागराज न्याय के लिए। और इस तरीके से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्तों इस बेहतरीन सेशन के बाद हमने क्या सीखा? हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी और उसके भौगोलिक महत्व को समझा। अवध और लखनऊ के ऐतिहासिक संबंधों को जाना। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यों को विश्लेषण किया। आपने द्विसदनीय विधानमंडल जो विधानसभा व विधान परिषद को विस्तार से समझा। उच्च न्यायालय और उसकी जो खंडपीठ के बारे में जाना। जिला प्रशासन में डीएम की भूमिका और मंडल प्रशासन में मंडलायुक्त की भूमिका को समझा। और साथ ही स्थानीय स्वशासन के दोनों स्वरूपों को भी कवर किया। तो अगली जो क्लास हमारी रहेगी दोस्तों वो रहेगी उत्तर प्रदेश के मंडलियों जिले से रिलेटेड। तो उसमें हम समझेंगे कि मंडलों की व्यवस्था कैसे काम करती है, कौन सा जिला किस मंडल में आता है, और उस पर आधारित बहुत ही शानदार एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो उसे मतलब उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आपको? हमारी मेहनत अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर, और जीए स्टडी और जो जीए एग्ज़ाम आपको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।